हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है जल अवशोषण की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। रेनर ने सर्वप्रथम अवशोषण के बारे समझाया था। तो याद रखेंगे रेनर ने वाटर एब्जॉर्प्शन को सबसे पहले बताया और फिर इसका विस्तृत अध्ययन जो किया था वो था क्रैमर। तो याद रखेंगे क्रैमर। उसके बाद इसके लिए दो प्रकार की अवशोषण की विधि रहती है, यानी कि एक एक्टिव और एक दूसरा पैसिव। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव। इस प्रकार के अवशोषण में पर्याप्त जल की मात्रा उपलब्ध होने पर कम वाष्पोत्सर्जन की अवस्था होती है। तो पर्याप्त मात्रा में जल है, यानी मिट्टी के अंदर जल की जो अमाउंट है वो उपलब्ध है और वाष्पोत्सर्जन भी कम है। इसके अंदर क्या होगा, इसमें जड़ें सक्रिय रूप में कार्य करती है, यानी अपन कह सकते हैं जो मोटर है वो कहाँ लगी हुई है, जड़ों के पास। तो जड़ों से यहाँ पानी का डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ याद रखेंगे जल का अवशोषण जड़ों के द्वारा होता है, जिससे उपापचय ऊर्जा सहायक होती है। जल का सक्रिय अवशोषण दो विधियों द्वारा होता है। परासरण द्वारा जल अवशोषण। इस सिद्धांत के अनुसार मूल रोमों की कोशिका भित्ति, नाम याद रखेंगे, कोशिका भित्ति पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है, जबकि कोशिका द्रव्य झिल्ली एक विभेदी पारगम्य झिल्ली यानी डिफरेंशियली परमिएबल की तरह काम करती है। इस कोशिका द्रव्य झिल्ली द्वारा, यानी सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन द्वारा कोशिका रस या रिक्तिका रस मृदा विलयन से अलग रहता है। यानी मृदा का जो विलयन है और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक है, इन दोनों की कंसंट्रेशन में फ़र्क होता है। तो मृदा विलयन का परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर लगभग 1 एटमॉस्फेयर होता है, वातावरणीय दाब। और मूल रोम की जो रिक्तिका है उसका परासरण दाब 2 होता है, परंतु कोशिका रस यानी साइटोप्लाज्म उसके अंदर 3 से 8 एटमॉस्फेयर होता है। तो सर्वप्रथम मूल रोम भित्ति मृदा विलयन से जल का अवशोषण करती है और मृदा विलयन में जल का परासरण दाब मूल के परासरण दाब से कम होता है, अर्थात मृदा विलयन में जल की विसरण दाब न्यूनता कम और मूल रोम के कोशिका रस की डीपीडी अधिक होती है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर जब आप देख रहे हैं कि डीपीडी अधिक होती है मूल रोम के अंदर, तो उसके फलस्वरूप जल परासरण के कारण मूल रोम में प्रवेश कर जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर डीपीडी यानी जल की जो मांग होती है, वो मांग यहाँ पर मूल रोम के कोशिका रस में क्या होती है, अधिक होती है। तो याद रखेंगे यहाँ पर अधिक होती है। तो जिसके फलस्वरूप यहाँ पर मूल रोम में प्रवेश करता है। अतः मूल रोम स्फीत हो जाता है, यानी पानी जैसे जैसे अंदर जाएगा वैसे वैसे मूल रोम क्या हो जाएगा, स्फीत हो जाएगा तथा इनका परासरण दाब कम हो जाता है। ठीक है। जब मूल रोमों के पास स्थित मृदा का केशिका जल मूल रोम द्वारा ले लिया जाता है, तो दूर स्थित केशिका जल मूल रोम के पास आ जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि संसंजन बल यानी कोएसिव बॉन्ड प्रेजेंट होता है। आप डायग्राम में भी देख सकते हो किस तरीके से एक लाइन के अंदर जो जल की बूंदें होती है वो चलती रहती है, यानी केशिका जल के अंदर जो जल की बूंदें हैं वो एक दूसरे के साथ बंधी होती हैं। मूल रोम का परासरण दाब कम होने पर स्फीति दाब बढ़ने से मूल रोम के आगे की ओर स्थित कोशिका की डीपीडी बढ़ जाती है, यानी जल की मांग और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे पीछे की तरफ से जल आ रहा है तो वहाँ अगला जो सेल है उसके अंदर जल की मांग बढ़ गई। इस कारण जल मूल रोम से आगे की कोशिका में चला जाता है। इस प्रकार जल कॉर्टेक्स के अंदर एंटर कर जाता है। अतः अंत में अंतः त्वचा यानी एंडोडर्मिस के मार्ग से होता हुआ और जो साथ वाली जो कोशिकाएं होती है वहां से जाइलम की तरफ पहुंच जाता है। इन जाइलम कोशिकाओं में परासरण दाब ओपी, चूषण दाब एसपी के समान कार्य करता है। इस प्रकार मूल रोम से जाइलम तक विसरण दाब न्यूनता की प्रवणता ही मृदा से जाइलम तक जल की गति निर्धारित करता है। बहुत ही सिंपल तरीके से देख सकते हैं अपन यहाँ पर कि जो जल है वो मूल रोम के अंदर एंटर कर रहा है। अब यहाँ पर जो जल है उसकी मांग पहले ज़्यादा थी, लेकिन अब जल एंट्री हो गया तो डीपीडी यहाँ कम हो गई। अगली कोशिकाएं जो होती हैं उनमें डीपीडी की मांग बढ़ जाती है, यानी डीपीडी ज़्यादा होती है, जल की मांग बढ़ जाती है। तो वैसे वैसे मूल रोम जो है यहाँ पर बाहर की एपिडर्मिस से होता हुआ कोर्टेक्स, और कोर्टेक्स से एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस से फिर कहाँ, जाइलम तक पहुँचता है। परासरण विहीन जल अवशोषण। इन सिद्धांत के अनुसार जड़ों में होने वाली उपापचय क्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जा द्वारा ही जल अवशोषण होता है। तो याद रखेंगे जो मेटाबॉलिक रेट के अंदर जो एनर्जी होगी उसी से वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। जड़ों की वलकुट कोशिकाएं श्वसन द्वारा उत्पादित ऊर्जा का उपयोग करके जल को मृदा
विदलन से खींचकर, मतलब मिट्टी का जो विलियन विलियन है, ये मिदलन नहीं है, इसको सही करेंगे अपन, विलियन, मृदा विलियन से खींचकर दूसरी ओर जाइलम में पहुंचा देती है। यह एक पंप के समान क्रिया होती है। तो याद रखेंगे, ये एक मोटर के समान क्रिया होती है। इस क्रिया पर पौधे के प्रवाह तंत्र, मतलब स्टेम वाला रीजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह क्रिया विसरण के नियमों के विरोध में कार्य करती है। तो याद रखेंगे, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिक क्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जा। यह क्रिया केवल धीमी गति से वाष्पोत्सर्जन कर रहे पौधों में कुछ विशेष अवस्थाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट, निष्क्रिय जल अवशोषण, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इस प्रकार के अवशोषण में वायवीय अंगों में हो रही तेज वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में मोस्ट ऑफ यही पूछा जाता है। वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है उसके कारण जो मूल के ऊपर दबाव उत्पन्न होता है, उसके कारण जल फटाफट से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण जब जल वाष्पित होकर निकलता है तो इन कोशिकाओं में जल की विसरण दाब न्यूनता बढ़ जाती है। फलस्वरूप एक ऋणात्मक तनाव उत्पन्न होता है। इस तनाव को चूषण दाब या वाष्पोत्सर्जन कर्षण या ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। इस ट्रांसपिरेशन पुल के कारण जाइलम से जड़ों के द्वारा ये जल लगातार, अनवरत मतलब लगातार चलता रहता है। इस कारण जो है जल का निष्क्रिय अवशोषण हो जाता है। तो किसके कारण हुआ ये? ट्रांसपिरेशन पुल के कारण, क्योंकि आपको मालूम है पत्तियों के अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल जो है वाष्प के रूप में उड़ जाता है और उसके बाद वहाँ पर उसका स्थान कोई दूसरी जो पानी की बूंद होती है वो ले लेगी। इस तरीके से उनके बीच में जो संसंजन बल होता है वो यहाँ पर काम आता रहता है। साथ में ट्रांसपिरेशन पुल यानी खिंचाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, जल अवशोषण की अन्य विधियों में माइकोराइजा और वेलामेन उत्तक द्वारा। माइकोराइजा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जो जिम्नोस्पर्म है, जिसे पाइनस पाइनस यानी कॉनिफर शंकुनुमा वृक्ष जो होते हैं, उनकी मूल रोम विकसित नहीं होते हैं, क्योंकि इनके अंदर मूल रोम के स्थान पर जड़ों में कवक इनके साथ प्रेजेंट होते हैं। कवक यानी सिम्बायोटिक रिलेशन, जिसे माइकोराइजा कहते हैं, तथा ये अवशोषण अंग की तरह कार्य करते हैं। ये कवक जल अवशोषण का कार्य करते हैं। तो याद रखेंगे, कवक जो है जल का अवशोषण करते हैं और पौधे को पहुंचाते हैं, और पौधे से बहुत सारी चीज़ें कवक को ट्रांसफ़र की जाती हैं। विलामेन उत्तक, विलामेन, सबसे पहले तो ये याद रखेंगे विलामेन क्या है। विलामेन एपिफाइड पादप, यानी जो ऐसे पादप जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, जैसे आर्किड का पौधा जो है आम के ऊपर ग्रो करता है, आर्किड, एस्पेरेगस आदि में पाया जाता है। यह उत्तक स्पॉन्जी और कई मोटी कोशिकाओं द्वारा बना होता है, जो वायु की नमी, ओस, वर्षा आदि के जल को अवशोषित कर अपना जो जीवन है वो चलाता है। तो याद रखेंगे, विलामेन उत्तक किस में होता है? एपिफाइड प्लांट्स के अंदर, जो हवा से डायरेक्ट नमी को एब्जॉर्ब करता है।